हेलो फ्रेंड्स, माय टुडेज टॉपिक इज़ बेसिकली लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। लास्ट टाइम जो मैंने स्टार्ट किया था आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में स्टार्ट करवा चुकी हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी की सारी टर्म्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़, सैम्पल स्पेस कैसे ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की सैम्पल स्पेस कैसे लिखी जाती है, कुछ सैम्पल स्पेसिस को हम लोग एनलिस्ट कर सकते हैं और कुछ को हम लोग एनलिस्ट नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि कुछ इतनी हाइपोथेटिकल होती हैं जिसको सिर्फ एज्यूम किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो सैम्पल स्पेस के पढ़ने के बाद हम लोगों का एक पूरा टॉपिक था इवेंट्स पे और कार्ड्स पे। तो इवेंट्स में जब मैंने करवाया था तो मैंने बताया था कि इवेंट्स जो है वो बेसिकली सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का, और डिफरेंट तरह की सैम्पल स्पेस से डिफरेंट तरह के इवेंट्स जो है वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक था आपके साथ कार्ड्स के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं कि गैम्बलिंग में सबसे ज़्यादा कार्ड, डेफिनेटली गैम्बलिंग में कार्ड्स ही यूज़ किए जाते हैं। उन कार्ड्स की सैम्पल स्पेस डेफिनेटली लिखी नहीं जा सकती। 52 कार्ड्स हम एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन 52 कार्ड्स के ऊपर मैंने लेक्चर ऐसे दिया था कि आपको कार्ड्स दिखा दिए थे कि कार्ड्स किस कलर के होते हैं, किस शेप के होते हैं और हर कार्ड में होता क्या क्या है। ये सारा कुछ था हमारा प्रीवियस लेक्चर। और प्रीवियस लेक्चर में ये भी था कि हम लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे डिफाइन करवाते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाए बेसिकली मेन अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास 2 किस्म के जो है वो लॉज हैं, लॉज ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये भी मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट ये 2 चीज़ें भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हैं। कैसे हम बचपन में हमारी जो बहुत बेसिक क्लासेस थी उसके मैथमेटिक्स में हम 2 नोटेशन पढ़ते होते थे, सेट जब यूज़ कर रहे होते थे, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन में क्या होता था कि जब भी 2 सेट्स हमारे पास आते थे हम दोनों सेट को मिला के लिख देते थे, यानी कि एक की एंट्रीज और दूसरी एंट्रीज को मिला के लिख दिया जाता था, और जो एंट्रीज कॉमन होती थी उनको जस्ट 1 टाइम ही लिखा जाता था। और इंटरसेक्शन में क्या होता था, हम ये देखते हैं कि दोनों सेट्स में बेसिकली कॉमन क्या है, 2 सेट्स में, 3 सेट्स में, या जितने भी सेट्स हैं उनमें जो चीज़ें आपस में मैच कर रही होती थी उसको निकाल के लिख देते थे, हम उसको बोलते थे इंटरसेक्शन। अब हम उन्हीं 2 चीज़ों को पढ़ेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। ये बात अपने माइंड में रख लें कि लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग बेसिकली यूनियन कर रहे होते हैं, ऐड करना। ठीक है, यूनियन का मतलब ही है ऐड कर देना, चीज़ों को सम अप कर देना, इकट्ठा कर देना है। और एडिशन का क्या मतलब होता है, 2 + 5 क्या मिलके क्यों 7 होता है, क्योंकि 2 और 5 आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लॉ ऑफ एडिशन में टर्म। हम नोटेशन कौन सी यूज़ करते हैं, यूनियन। और मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली हम लोग इंटरसेक्शन जो है वो नोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम लोग लॉ ऑफ एडिशन कर रहे होते हैं, ये मैंने हाईलाइट किया है, जब लॉ ऑफ एडिशन की बात होती है तो उसमें 2 तरह के केसेस आएंगे, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दोबारा थोड़ा सा याद करवा दूँ आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स है जिनमें आपके पास कोई पॉइंट आपस में कॉमन नहीं होता, 2 सेट हैं या 3 सेट हैं, एक की एंट्री दूसरे की एंट्री के साथ मैच नहीं कर रही होती। ठीक है, तो अगर हम लोग उसकी वेन डायग्राम देखें तो वेन डायग्राम भी मैंने आप लोगों को बना के बताई थी कि वेन डायग्राम क्या होगी हमारे पास कि ए है एक सेट और एक आपके पास बी सेट है। अगर आप ये बॉक्स देख रहे हैं और उसके अंदर सर्कल देख रहे हैं तो दोनों सर्कल एक दूसरे से फॉर अपार्ट हैं, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक बिल्कुल अलग से है, बी का सर्कल बिल्कुल अलग से। और ये जो बॉक्स होता है, ये रेक्टेंगल जो होती है, ये आपकी सैम्पल स्पेस को ड्रॉ कर रही होती है। जस्ट लाइक आपके पास एक डिश है, उस डिश के अंदर आपने प्लेट्स रखी हुई हैं, स्पून रखे हुए हैं। तो ये जो प्लेट्स हैं, स्पून है या गिलास हैं, वो समझे प्लेट, स्पून, गिलास वो आपके इवेंट्स हैं। गिलास एक इवेंट है, प्लेट एक इवेंट है, स्पून एक इवेंट है, और जो पूरी की पूरी डिश है वो बेसिकली क्या है, सैम्पल स्पेस, क्योंकि उसी के अंदर सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं। तो ये हमारे पास होती है सैम्पल स्पेस, ये बड़ी होती है और अंदर छोटे छोटे उसके पार्ट्स बने होते हैं, वो इवेंट्स होते हैं। तो आप क्या होता है लॉ ऑफ एडिशन में, अगर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मीन्स
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, यानी कि अगर आप उन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करें तो वो 5 यानी कि एम्प्टी सेट आता है। और उसका क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन 5 का स्टूडेंट्स मतलब जो है वो अपने माइंड में पक्का कर लें कि ए इंटरसेक्शन बी जहाँ पे भी लिखा आएगा उसका मतलब होगा कि दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, इसको डिसजॉइंट इवेंट्स भी बोलते हैं, डिसजॉइंट इवेंट्स। तो उस वक्त हमारे पास लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी को बी के अकर करने की प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए को बी में इकट्ठा कर लिया, ऐड कर दिया, यूनाइट कर दिया। अब इसके लिए जो एग्जाम्पल्स आएंगे ना न्यूमेरिकल में आपके पास जो वर्ड यूज होगा अपने माइंड में फिक्स कर लें स्टूडेंट्स। एटलीस्ट का वर्ड आता है इसके क्वेश्चन में, या और का, और एटलीस्ट, दोबारा रिपीट करिए, और या एटलीस्ट का वर्ड जो है वो ओ आर और, ठीक है, आता है। तो इसके यहाँ पे मैंने वो एग्जाम्पल जो है वो मजीद ऊपर वाला केस छोड़े, एग्जाम्पल पे डायरेक्ट आए। तो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आपके पास, इफ यू आर गिवन विद 2 parts, one is if you are giving a menu with 2 parts, one is traditional dishes and the other is seafood। आपके पास एक मेन्यू दिया गया है और डेफिनेटली हर मेन्यू के ऊपर आइसक्रीम का अलग से कॉर्नर होता है, उसके पास ट्रेडिशनल डिशेस का अलग से, सी फूड का अलग से होता है, और आपको यू हैव टू चूज ओनली वन, आपने दोनों में से जस्ट एक ही डिश चूज करनी है, यानी कि आपके पास चॉइस नहीं है कि आपने दोनों भी चूज कर सकते हैं या कुछ नहीं। आपके पास ये है कि आपने एक डिश चूज करनी है, एक या तो ट्रेडिशनल से कर लें या सी फूड से कर लें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सी फूड इज 0.35। अगर यानी कि कितनी चांसेस हैं कि आप सी फूड चूज करेंगे, वो है 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ट्रेडिशनल डिश इज 0.40। तो ट्रेडिशनल डिश को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है 0.40। इस आपको ऑलरेडी दी हुई है प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब ये देखेंगे हमने फाइंड आउट क्या करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू चूज सी फूड और ट्रेडिशनल। अब देखेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास क्वेश्चन में वर्ड कौन सा है। अब हमारे पास जो वर्ड आया है वो आया और, आप सी फूड चूज करते हैं या फिर ट्रेडिशनल चूज करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने निकालना क्या है, आपने लिखा लेट एस, इसको ना ज़्यादा मैं थोड़ा और वे में लिख देती हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चे हैं अभी तो आप। लेट एस रिप्रेजेंट सी फूड, C4, ठीक है, एंड लेट टी रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल डिशेज रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि दोनों में कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं है, आपने या तो वो चूज करना है या वो चूज करना है, इसका मतलब है दोनों ही डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। तो यूजिंग लॉ ऑफ एडिशन फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट अप भी देखे स्टूडेंट्स, लिखने का तरीका कैसे है, जितना अच्छा और जितना क्लियर करके आप लिखेंगे उतना ही आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है एग्जामिनर पे। यूजिंग लॉ ऑफ एडिशन फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। यहाँ अब ए बी नहीं, मैंने अपने जो इवेंट्स के नेम लिखवाए थे ना एस और टी, उनको यहाँ पे डिफाइन करवा दिया और दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया। सिंपली यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी, सी फूड की 0.35 थी और ट्रेडिशनल की 0.40 थी, दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 0.75। नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है, इफ़ यू रैंडमली सिलेक्ट, ये है कार्ड, मतलब मज़े की चीज़। इफ़ यू रैंडमली सिलेक्ट अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड और स्पेड। प्रोबेबिलिटी देखें, आप देखें कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। आप एक्सपेरिमेंट क्या है, प्लेइंग कार्ड्स।
और फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है कि आपने एक कार्ड जो है वो पिक किया है, बताना ये है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो आपने पिक किया है वो रेड है या फिर स्पेड है। इतनी जल्दी स्टूडेंट्स ये कार्ड्स की प्रैक्टिस नहीं होती अनटिल आपकी प्रैक्टिस कार्ड्स के बारे में माइंड में इतनी ज़्यादा हो जाए कि जैसे ही आपको लगे ना कि आपके सामने कार्ड्स की बात आई है तो फ़ौरन आपको पता हो कि आप लोग फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं। आपको इतनी अच्छी तरह से कार्ड्स की ये वाली जो डायग्राम्स हैं वो माइंड में होनी चाहिए, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपके सामने रखी थी कि ये हमारे पास क्या है, ये टोटल कार्ड्स हैं 52 और इस 52 में आपको ब्लैक भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे रेड भी नज़र आ रहे हैं। मैंने बताया था 26 ब्लैक होते हैं, 26 ही रेड होते हैं, लेकिन ब्लैक में कौन कौन से होते हैं, क्लब एंड स्पेड। अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो क्लब और स्पेड ब्लैक होते हैं, उनका कलर ब्लैक होता है। डायमंड और हार्ट जो है उनका कलर जो है वो रेड होता है। अब मुझे बताएं कि 26 तो हो गए हमारे पास रेड, और स्पेड जो है वो कितनी हो गई हमारे पास 13। ठीक हो गया, क्योंकि टोटल ब्लैक कितने 26, उन 26 ब्लैक में से स्पेड कितने होते हैं 13। नहीं है तो मेरा पिछला लेक्चर ओपन करें इवन एंड कार्ड्स का और उसको दोहराली जो है वो लास्ट से डिवाइस करें। तो 13 स्पेड्स हैं, 26 रेड हैं। अब आप देखें कि आपको इसमें रेड में और स्पेड में कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि रेड रेड कलर है, स्पेड का कलर जो है वो ब्लैक है, तो ये एक दूसरे कॉमन तो हो नहीं सकते। यहाँ बच्चों ये बात याद रखें कि 52 कार्ड्स में हर कार्ड एक दूसरे से डिफरेंट है, एक कार्ड दूसरे कार्ड जैसा नहीं है। ठीक हो गया, तो फिर देख लें 13 स्पेड्स 26 रेड, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन आया है ये कौन सा क्वेश्चन है, ये लॉ ऑफ एडिशन है। लॉ ऑफ एडिशन का कहाँ से पता चलेगा, इससे और के वर्ड से या एटलीस्ट के वर्ड से। ठीक है, और का वर्ड आ गया तो लॉ ऑफ एडिशन है, एटलीस्ट का वर्ड आ गया तो भी लॉ ऑफ एडिशन है, और का वर्ड आ गया तो ये लॉ ऑफ एडिशन है, ये क्लियर है। लेकिन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये कैसे पता चलेगा, आपने जो हमारे इवेंट्स हैं आपने उनके ऊपर गौर करना है कि ये आपस में इनका कोई रिलेशनशिप तो नहीं बन रहा, इनमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। रेड और स्पेड में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो आपने यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिख दिया। रेड को मैंने यहाँ पे डिफाइन करवा दिया स्टूडेंट्स आर के साथ, लेट आर बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड एस बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। ठीक है, स्पेड की वजह से मैंने इसको एस कह दिया और रेड की वजह से मैंने पहले वाले इवेंट को आर कह दिया। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन एस। ठीक है, नाम दे दिए, ए बी की जगह पे मैंने एक अच्छे से नाम दे दिए आर और एस, और इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी कैसे है, रेड की क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या होती है 26/52। आपको पता है 52 कहाँ से आया, टोटल कार्ड्स 50। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में हमेशा कैसे करते हैं, जितनी आउटकम्स होती हैं उसको टोटल पे डिवाइड करते हैं। तो 26 आउटकम्स ही हमारी, टोटल आउटकम्स ही हमारी 52, उस पर डिवाइड कर दिया, प्लस कितने स्पेड्स थे हमारे पास 13, तो 13/52। बाद में दोनों को ऐड कर दिया। आपको इतना पता होना चाहिए बेसिक न्यूमेरिक्स का कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को जस्ट ऐड करते हैं, तो ये आ गया 39/52। आप एलसीएम लेके भी देख सकते हैं, यही आएगा। बाद में इसको रिड्यूस कर दें फ्रैक्शन को या पॉइंट में चेंज कर दें, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट मेरा जो है वो क्वेश्चन है, इफ़ यू रैंडमली सेलेक्ट अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड और अ क्लब। क्या प्रोबेबिलिटी है मेरी, किस में इंटरेस्टेड हूँ मैं कि कार्ड जो ड्रॉ किया है वो डायमंड है या फिर क्लब है। तो दोबारा मैं कार्ड की तरफ आपको लेके जा रही हूँ, लेकिन आपने ये मेंटली रखना है। डायमंड रेड कलर में होता है, क्लब जो है वो ब्लैक कलर में होता है। इट मीन्स ये दोनों फिर आपस में डिसजॉइंट है, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आ जाए अपने लेक्चर की तरफ। तो डायमंड को मैंने डी से डिनोट कर दिया, ठीक है, और क्लब को मैंने सी से डिनोट कर दिया। अब आ जाए लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई और, हाँ ये। और कितने डायमंड होते हैं हमारे पास फ्रेंड्स, हमारे पास 13 डायमंड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कैसे आएगी 13/52।
क्लब कितने हैं 13, उसको भी टोटल भी डिवाइड करेंगे तो 13 और 13 ऐड होकर 26/52 हो गया। इसको रिड्यूस कर दे फ्रैक्शन को या पॉइंट में चेंज कर दे, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉस 3 कॉइन्स, अब आ जाए जी हम थोड़ा 3 कॉइन्स की तरफ, कॉइन्स की तरफ भी आ जाए ना, कार्ड्स भी हो गया, हम लोग कॉइन्स की तरफ भी आ जाएं। तो इफ़ यू टॉस 3 कॉइन्स एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू गोट एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब हमारा सबसे पहला इंटरेस्ट इवेंट क्या है, इवेंट ऐसे फाइंड आउट किए जाते हैं स्टूडेंट्स, दैट यू गोट एग्जैक्टली 2 हेड्स, कि हमने 3 कॉइन टॉस किए हैं लेकिन हमारे पास पहला इवेंट ये है कि आपके पास क्या है आंसर में कम से कम 2 हेड तो आने ही चाहिए, ठीक है। सॉरी, एग्जैक्टली का क्या मतलब है कि 2 होने ही चाहिए, एक वाले को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। और 2 टेल्स इन ऑन द कॉइन, या फिर आपका इवेंट ऐसा हो कि दोनों टेल्स आ जाए, यानी कि या तो 2 टेल आए आंसर कॉइन टॉस करते वक्त, और या फिर 2 हेड आए। तो सबसे पहले आपने काम करना है, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने हाईलाइट किया है, आपने 3 कॉइन टॉस की एग्जांपल जो है वो करनी है। यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख देनी है, टर्म्स उसकी तरफ लेके जाऊँ मैं अगर आपको, तो यहाँ पे मैंने सॉरी नो कहाँ पे लेके जाती, मुझे लगता है ये फर्स्ट लेक्चर था आप लोगों का, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी, ये वाला, दिस वन। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने बताया था कि ट्री डायग्राम आप बना लें, ट्री डायग्राम के थ्रू आप लोग ये कर लें तो आपको बहुत ईजीली आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा जाके चैप्टर। तो अब मैं आ जाएगा, अब मैंने यहाँ पे लिख ली 3 कॉइन टॉस की सैंपल स्पेस लिखी, अपना इवेंट बड़ा अच्छे फ्रेंड्स की तरह मैंने डिफाइन करवाया कि लेट ए बी द इवेंट डैट वी गोट 2 हेड्स, ठीक हो गया। अब 2 हेड्स फ्रेंड्स यहाँ देखें सैंपल स्पेस में, ये मेरे पास क्या है, देखें यहाँ पे 2 हेड नज़र आ रहे हैं, अगली वाली आउटकम ज़रा देखें, उसमें आपको 2 हेड नज़र आ रहे हैं, यस हैं। और ये वाली आउटकम देखें, इसमें आपको 2 हेड नज़र आ रहे हैं, यस हैं। इसका मतलब है कि अब हमारा पहला जो इवेंट है ना, वी गोट 2 हेड्स, उसमें ये 3 आउटकम्स आपके सामने आएंगी, HHT, फिर अगली आउटकम HTH, 2 हेड आ गए, अगली आउटकम THH, इसमें भी 2 हेड आपके पास आ गए। अब आ जाए इसकी तरफ, नेक्स्ट हमारा इवेंट क्या था कि सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, कॉपी पेस्ट का ये इशू होता है। अच्छा जी, अब बी कौन सा इवेंट है जिसमें 2 टेल्स हों, तो 2 टेल्स इसमें देखें, इस वाली में डबल टी, यस है, इस वाली आउटकम में भी 2 टी हैं, इस वाली आउटकम में भी आपके पास डबल टी है। तो इसका मतलब ये वो इवेंट है जिसमें आपके पास 2 टेल्स आ रही हैं। अब देखें कि इस वाला ए और बी को देखें, आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, देखें। अब देखिए, काइंडली कोई ये ना कह दे कि यस आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए में वो इवेंट्स हैं जिनमें 2 हेड्स हैं, और बी में वो इवेंट्स हैं जिनमें 2 टेल्स हैं। तो दोनों को देखें कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी आपका, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है, एम्प्टी सेट हो गया। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, लॉ ऑफ एडिशन रूल फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3/8 कैसे आया, 8 कहाँ से आएगा, हमारी जो सैंपल स्पेस है स्टूडेंट्स उसके अंदर ओरिजिनली हमारी सैंपल स्पेस के अंदर क्या था, कितनी आउटकम्स है इसको काउंट करके देख लीजिए, ये 8 है, ठीक है, 8 आउटकम्स है। ए में कितनी आउटकम्स, हमारा ये जो इवेंट ए है इसमें हमारे पास कितनी आउटकम्स सेलेक्ट हुई हैं, 1, 2 और 3। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। सिमिलरली बी पे आ जाए, बी में भी बाय चांस जो है वो आपके पास 3 आउटकम्स ही हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8। तो 3 और 3 6/8 हो गई। अब आ जाए, काफ़ी एग्जांपल हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें
उसकी भी बहुत सारी, अगर आप बुक की एक्सरसाइज देखें या बुक की एग्जांपल्स देखें, हो सकता है उसके अंदर उसकी भी हो, क्या उसको कहते थे जब हम लोगों ने 2 डाइस को रोल किया था, ठीक है, उसकी भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब ये इतना काम आप लोग खुद कर लें। अब आ जाए नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की तरफ। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें आप अगर 2 इवेंट्स हैं तो दोनों इवेंट्स को अगर वेन डायग्राम में देखें तो वो ओवरलैप कर जाते हैं। और ओवरलैप करने का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है कि एक इवेंट की कुछ ना कुछ एंट्री जो है वो दूसरे इवेंट की कुछ ना कुछ एंट्री के साथ मैच कर रही होती है, तो वो ओवरलैप कर जाते होते हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए अब उसका लॉ ऑफ क्या है, इसको ज़रा गौर से पढ़ लें स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करना, इसमें भी दोनों इवेंट्स को हमने इकट्ठा ही होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया? यानी कि इनके अलग अलग अकर करने की प्रोबेबिलिटी को किस में से माइनस करेंगे? इन दोनों इवेंट के इकट्ठे अकर करने की प्रोबेबिलिटी से। और माइनस क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? थोड़ी सी लॉजिक समझ लें कि ए में आपके पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी में है आपके पास 4 5 6। तो आप देखें 1 2 3 4 और उधर क्या है बी के पास 4 5 6। जब आप ए और बी को इकट्ठा करेंगे ना तो क्या होगा? 1 2 3 4 4 5 6। अब 4 जो है वो 2 मरतबा ऐड हो जाता है। जब आप ए की प्रोबेबिलिटी को और बी की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया तो जो कॉमन पार्ट था ना वो 1 मरतबा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। आना 1 मरतबा चाहिए था लेकिन 1 मरतबा वो एक्स्ट्रा भी ऐड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो ए 1 टाइम एक्स्ट्रा ऐड हुआ ना तो उसको 1 टाइम माइनस कर देंगे। तो इसलिए हम लोग ये माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ताकि जो कॉमन पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है प्रोबेबिलिटीज में वो निकल जाए, माइनस हो जाए। तो अब हम आ जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ। जॉन हैज़ गिवन इंटरव्यू फॉर जॉब ए एंड जॉब बी। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट जॉब फ्रॉम कंपनी ए 0.60। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया? 0.60 चांसेस हैं कि वो उसको कंपनी ए से जॉब मिल जाए। The probability of being hired from job B is 0.79। तो जो बी कंपनी से जॉब मिलने की क्या चांसेस हैं? 0.79। अच्छा फ्रेंड्स, उन्होंने प्रोबेबिलिटी खुद से कैलकुलेट करके दी हुई है, परेशान नहीं होना कि ये क्या हम कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो 0.6 क्या है? 0.6 उन्होंने कहा है कि दी प्रोबेबिलिटी डैट, यानी कि प्रोबेबिलिटी उन्होंने कैलकुलेट करके दे दी हुई है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बीइंग हायर्ड बाय बोथ कंपनी इज 0.59। तो दोनों कंपनी से जॉब मिलने के चांसेस क्या होते हैं? जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे एक यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आ गई, ठीक है, और दूसरी यहाँ से भी आ गई ऑफ़र। तो अब क्या हुआ कि दोनों में से ही मेरे चांसेस हो गए सिलेक्शन के। चांसेस क्या हो गए? सिलेक्शन होगी। अब मेरे क्या थे चांसेस? जो यूनिवर्सिटी से आई थी वहाँ 60% चांसेस थे कि मैं वहाँ चली जाऊँ, और यहाँ पे मेरे क्या थे कि 80% चांसेस थे कि मैं चली जाऊँ। और इस तरह से होता है कि आपको एक से ज़्यादा जगहों से मतलब ऑफ़र आ सकती है। तो ये ऐसा फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ही गेट जॉब फ्रॉम ईदर कंपनी ए और बी। ठीक है, इधर और वर्ड आ गया तो अपने जहन में बिठा लें, ये लॉ ऑफ एडिशन का क्वेश्चन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन था या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन था? अब आप सिर्फ ये देखें कि इसमें एक तो प्रोबेबिलिटी ए दी हुई है 0.6, एक प्रोबेबिलिटी बी दी हुई है 0.79, एक दिया हुआ है कि दोनों कंपनी में से, यानी कि कॉमन पार्ट बोथ कंपनीज, तो दोनों कंपनी से ही आपको ऑफर आने के क्या चांसेस है? 0.59। तो अब हम लोग क्या करेंगे? लेट ए एंड बी रिप्रेजेंट जॉब ए एंड जॉब बी रिस्पेक्टिवली। ये लाइन कर रही हूँ, ठीक है। लेट ए एंड बी रिप्रेजेंट जॉब ए एंड जॉब बी रिस्पेक्टिवली यूजिंग लॉ ऑफ एडिशन फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आपने नेक्स्ट अपना लॉ लिखा, ठीक है, और उसके नीचे आपने वैल्यूज प्लेस करके आपका आंसर आया 0.80। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। इन अ रिसेंट सर्वे ऑफ होम्स इन अ मेजर मिड वेस्टर्न सिटी
10% of the homes have a fax machine and 55% have a personal computer. Suppose 7% of the homes with the fax machine also have a personal computer. देखें 10% घर ऐसे हैं, 10% ऑफ होम्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है, फैक्स मशीन है. क्लियर हो गया. 55% हाउसेज ऐसे हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास है पर्सनल कंप्यूटर. और 7% घर ऐसे हैं जिनके पास स्टूडेंट्स कंप्यूटर भी है और फैक्स मशीन भी है. इसका मतलब है बोथ कॉमन आ गया कि फैक्स भी है और कंप्यूटर भी है. तो ये जो परसेंटेज दी हुई है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ही आपको दी गई है. तो जब परसेंटेज दे दी जाए तो प्रोबेबिलिटी में हम उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, परसेंटेज को ख़त्म कर देते हैं. यानी कि किसी भी वैल्यू को 100 पे डिवाइड कर दें. परसेंटेज ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, किसी भी वैल्यू को 100 पे डिवाइड कर दें तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है. तो 10% का मतलब है, यहाँ पे मैंने देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने डिफाइन करवा दिया. लेट ए क्या है, ए कैसा इवेंट है कि पर्सन हैविंग फैक्स मशीन्स होम एंड बी रिप्रेजेंट पर्सन हैविंग पर्सनल कंप्यूटर. और ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि दोनों ही चीज़ें हमारे घरों में मौजूद हों. तो आपने लॉ ऑफ एडिशन फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लिखा और लॉ ऑफ एडिशन फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लिखने के बाद वैल्यूज प्लेस की. 10% का मतलब है, एग्जांपल आपके सामने हाईलाइटेड है वैल्यूज. 10% का मतलब है 0.10, 55% का मतलब है 0.55 और 7% का मतलब है 0.07. वैल्यूज प्लेस करें, आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पे हाँ ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास एग्जांपल है. इफ़ यू रैंडमली सेलेक्ट अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज रेड और अ फेस कार्ड. तो मैं इसमें सबसे पहले तो आपको लेके जा रही हूँ कार्ड्स की दुनिया में. तो कार्ड की दुनिया देखें, कार्ड में क्या है, ये जो रेड कार्ड्स है ना स्टूडेंट्स, आपको पता है ये रेड कार्ड्स में हमारे पास क्या है भला, मुझे तो जाने क्या है. मेरे जैसा बंदा तो जो गुनगुना भी नहीं सकता. अच्छा जी, ये कार्ड्स हैं हमारे रेड कलर के. और अगर आप रेड कलर के कार्ड्स को देखिए तो उन रेड कलर के कार्ड्स में आपको नज़र आएंगे ये वाले जिनको मैं ऐसे कर रही हूँ, ये फेस कार्ड है. ठीक है, रेड कलर के कार्ड में 26 रेड कलर है, लेकिन उन 26 रेड कलर के कार्ड्स में 6 आपको फेस कार्ड भी नज़र आ रहे हैं. हाईलाइटेड पार्ट अगर आपको नज़र आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, तो उसमें क्या है, 6 आपके पास रेड कार्ड्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे. और मैं कॉमन क्या दिखाना चाह रही हूँ, कॉमन बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रही हूँ. अब मैं जो हाईलाइट करने लगी हूँ, टोटल 52 में कितने हमारे पास होते हैं फेस कार्ड, जिसको अब हाईलाइट कर रही हूँ. देखें टोटल 12 होते हैं, काउंट कर ले चाहे 3 के हिसाब से, हर एक में 3 आते हैं हर लाइन में. टोटल 12 होते हैं 52 में. उन 12 में 6 जो होते हैं वो ब्लैक वालों में आ रहे होते हैं और जो 6 होते हैं वो हमारे पास रेड वालों में आ रहे होते हैं. तो ये कॉमन पॉइंट. अब कॉमन कैसे बना, कॉमन ऐसे बना कि ये हमारे पास हो गया. मैं इस पर बेसिकली ड्रॉ करना चाह रही हूँ कि आपको क्लियरली ना समझ आ जाए. बस थोड़ा सा वेट स्टूडेंट्स. हाँ, ये मेरे पास हो गया, टोटल हमारे पास हो गए ये फेस कार्ड. ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये वाला पोर्शन आपका, इसको, ये हमारे पास हो गई लाइन रेड कार्ड की. तो कॉमन क्या आ गया, ये वाला बॉक्स और ये वाले बॉक्स का जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 6 कार्ड जो हैं वो कॉमन हो गए. तो सबसे पहली तो बात ये कि उन्होंने कहा था रेड और फेस कार्ड, और की वजह से ये लॉ ऑफ एडिशन हो गया. रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26/52. ये वैसे भी याद कर लें. फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 12/52. ठीक हो गया, 26/52 प्लस 12/52. लेकिन वो कॉमन पार्ट क्या है, ये वाले 6 रेड कलर के जो फेसेस हैं ये कॉमन है, जो रेड में भी काउंट हो गया एक मरतबा और एक मरतबा टोटल फेस कार्ड में भी, तो एक मरतबा उसको माइनस करना पड़ेगा. अब आ जाएं, अगर आपको समझ लगी हो तो आ जाएं लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ. तो यहाँ मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है कि 26 रेड हैं, 12 फेस हैं.
लेकिन बट देयर आर 6 फेस कार्ड विच आर आल्सो रेड, सो द इवेंट्स आर ओवरलैपिंग। तो हमने नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हमने करना है। यहाँ पे देख लें, मैंने आर और एफ, आर रेड को डिफाइन करवाया था, एफ मैंने फेस कार्ड को डिफाइन करवाया था। अपना लॉ लिखें, ठीक है, और इसको सेट करें, वैल्यूज़ प्लेस करें। मेरे ख्याल में कोशिश तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बहुत की है कि आपको समझा दूँ। अब आगे आप और आपका माइंड। इफ़ यू रेंडमली सिलेक्ट अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड और एन एस। डायमंड और एन एस। अब दोबारा आ जाएं इस कार्ड की दुनिया में। डायमंड और एस। अब डायमंड स्टूडेंट्स हमारे पास कितने कार्ड्स हैं? आप मुझे बताएं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ उस वक्त, वो कौन सा है? वो हमारे पास क्या है? डायमंड। और डायमंड हमारे पास कितने हैं? डायमंड हमारे पास है 13। तो 13 डायमंड हो गया हमारे पास। अब आ जाए इसके ऊपर। अब जो है वो एस पे आ जाए, ये वाले एस। एस कितने हैं आपके पास? एस आपके पास 4 हैं। तो डायमंड 13 हो गए। एस टोटल हमारे पास 52 में टोटल एस जो है वो हमारे पास 4 है, लेकिन एक एस ऐसा है जो डायमंड वाली लाइन में आ रहा है। ठीक हो गया? तो वो जो एस है वो बेसिकली आ गया कॉमन पॉइंट। तो जो कॉमन पॉइंट है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो वो ये यहाँ पे ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ना, ए से एक डायमंड शेप का है, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो डायमंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 13/52। एस के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 4/52। और माइनस कितनी? एक ही पॉइंट कॉमन था, तो एक पॉइंट जो था, एक एस ही कॉमन था, ठीक है, जो डायमंड भी था, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/52। क्लियर हो गया? इसको वैल्यूज़ को पुट करें। यहाँ पे इवेंट्स को मैंने डिफाइन करवाया है। बड़ा ट्राई तो किया है स्टूडेंट्स कि आपको एक एक बात समझ लग जाए। अब आगे आपकी मर्जी है, आप कैसे समझना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्वाइंस पे आ जाएं। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ़ यू टॉस 2 कॉइन्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू गोट 2 हेड्स और एटलीस्ट 1 हेड। और से पहले पहले की जो बात होगी वो एक इवेंट होगा, और के बाद की जो वर्ड्स होंगे वो दूसरे इवेंट को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो पहले आपने सबसे पहले तो ये कॉइन टॉसिंग की एग्जांपल थी, तो हम इस कॉइन टॉसिंग की एग्जांपल को एनलिस्ट कर सकते हैं। तो कॉइन टॉस की जो सैंपल स्पेस थी वो आपने सबसे पहले लिखनी। सबसे पहले आपने लिखनी ही सैंपल स्पेस है, बाकी कुछ भी भूल जाएं, पेपर भी भूल जाएं, कुछ ना याद रखें, लेकिन पहले सैंपल स्पेस याद रखें। हाँ, सैंपल स्पेस लिख ली, अब सारा कुछ 1 बाय 1 याद करें कि अब आप करना क्या चाह रहे हैं। पहला इवेंट हमारा क्या था? क्वेश्चन में देखें, यू गॉट 2 हेड्स, यानी कि आपने 2 कॉइन को टॉस किया है, तो 2 हेड आने के जो आना है, जो वो हमारा फर्स्ट इवेंट है। डिफाइन करवा दिया, लेट ए बी द इवेंट दैट वी गॉट 2 हेड्स। ए डिफाइन करवा के उसमें क्या थे? 2 हेड कहाँ पे आ रहे थे? सिर्फ एक आउटकम ऐसी है जिसमें 2 हेड्स हैं, बाकी तीनों आउटकम देखें किसी में भी 2 हेड आपको दोनों एज नज़र नहीं आएंगे। तो बस पहला इवेंट था, उसमें एक ही आंसर आया, वो लिख लिया। दूसरा हमारा क्वेश्चन में और के बाद का वर्ड्स क्या थे? एटलीस्ट 1 हेड, कि कम अज कम एक हेड आए। 2 कॉइन को टॉस किया है, एक आना ही चाहिए, यानी कि एक पे हो, दूसरे पे टेल हो, दूसरे पे हेड है तो पहले पे टेल हो, या एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम, या दोनों पे हो, हेड हो। तो देखिए हमारा बी इवेंट कैसा है कि एच भी आ गया, यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि दोनों पे हेड आ जाए, वरना एक पे हेड तो वो कह रहे हैं कि हो ही हो, एच टी हो जाए या टी एच हो जाए। तो ये वाली आउटकम्स हमने अपनी सैम्पल स्पेस से निकाल के इवेंट डिफाइन कर दिया बी। तो दोनों में डेफिनेटली स्टूडेंट्स देखें, दोनों में एच एच जो है वो कॉमन था, तो वो हमारा इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन भी एच एच। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का लॉ लिखें, वैल्यूज प्लेस करें और आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे? 4 कहाँ से आया? टोटल सैंपल स्पेस में कितनी आउटकम्स हैं? 4। ए में कितनी आउटकम्स हैं? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1/4। बी में कितनी आउटकम्स हैं? 3। टोटल कितनी है? 4। तो बी के अकर करने की प्रोबेबिलिटी 3/4। ए इंटरसेक्शन बी में कितनी आउटकम्स हैं? 1/4। आ जाए भी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इसके बाद मेरे ख्याल में मेरा लेक्चर आपके साथ ख़त्म है, ये वाला। बहुत थक गई मैं। अच्छा जी,
क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन 5, सम ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन 5, और के बाद मैंने कहा था और से पहले एक इवेंट और के बाद जो है वो दूसरा इवेंट स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। तो हमारे पास पहला इवेंट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन 5 और द नंबर्स ऑन द फेस आर सेम इन अ 2 डाइस रोल एक्सपेरिमेंट। तो डाइस रोल के एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस भी आप लिख सकते हैं, तो सबसे पहले उसको लिख लिया। अब पहला इवेंट हमारा क्या था, द सम ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन 5। ये कैसे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि सैम्पल स्पेस में से आपने हर आउटकम को ऐड करके देखना है, जिसका सम जो है वो 5 से कम होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिनका सम 5 या 5 से बड़ा हो जाएगा उसको हम ओमिट कर देंगे। इस क्वेश्चन को बहुत सारे वेज में पूछा जा सकता है, सम ऑफ 3 भी कहा जा सकता है, सम इज लेस देन 9 भी कहा जा सकता है, सम इज लेस देन 15 भी कहा जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आप 15 वहाँ क्या बात की है, मैक्सिमम सम हालांकि 12 होता है, तो सम इज़ लेस देन 11 भी कहा जा सकता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये इस तरह से पूछी जा सकती हैं। आप खुद से नंबर डिफरेंट करके अपनी तरफ से एग्जांपल्स बना के तो देखें। और दी नंबर्स ऑन द फेस आर सेम, तो पहला इवेंट मैंने निकाल लिया जिसमें सम लेस देन 5 आता है। दूसरा मेरा इवेंट ऐसा है जिसमें सारे के सारे फेसेस जो हैं वो आपके सामने सेम आउटकम्स आती हैं, इनके दोनों 1 1 हो, 2 2, 3 3, 4 4। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको देखा, अपनी इस आउटकम को देखा और अपनी इस आउटकम को देखा। देखने के बाद मुझे नज़र आया कि अगर यहाँ पे मेरे पास 1 1 है तो यहाँ पे भी मेरे पास एक 1 1 का आउटकम मुझे नज़र आ रही है। उसके बाद मैंने देखा और तो कुछ मैच नहीं कर रहा था, हाँ अलबत्ता यहाँ मुझे एक 2 2 की आउटकम नज़र आई थी और वो 2 2 आउटकम जो है वो मेरे पास बी वाले इवेंट में भी थी। तो जो कॉमन आउटकम्स हैं वो हमने ए इंटरसेक्शन बी में 2 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया और उसके बाद हमने देखा ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन रहा है, तो हमने आगे लॉ ऑफ लगा लिया वगैरह वगैरह। ये अब आप स्टूडेंट्स अब ये वाली चीज़ आप खुद समझना सीखें कि प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ कैसे पुट की। ये 6/36 कैसे आया, क्योंकि इस इवेंट में ए वाले इवेंट में 6 आउटकम्स थी, प्लस 36/36 कैसे आया कि इस इवेंट में भी 6 आउटकम्स थी, -2/36 कैसे आया कि इस ए इंटरसेक्शन बी वाले में 2 आउटकम्स थी। तो ये था मेरा स्टूडेंट्स आपके साथ आज का लेक्चर। तो समरी ये है, अगर आपके माइंड में बैठ जाए स्टूडेंट्स तो बड़ी ही आपकी चलें छोड़े, तो आपको मैं बताना ये चाह रही हूँ कि हमने लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी की हैं और मैंने लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं किए करवाए, अभी वो नेक्स्ट लेक्चर तक रखनी है। रीज़न इज़ डैट कि लॉ ऑफ एडिशन की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा थी और मैंने ट्राई किया है कि आपको हर तरह की एग्जांपल को टच करवा दूँ, ताकि जब आप लोग एक्सरसाइज करें तो आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाए कि हमने 2 कॉइन को टॉस करने का कैसे क्वेश्चन करते हैं, 3 कॉइन्स को टॉस करने को कैसे करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कैसे करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कॉमन कुछ नहीं होता दोनों सेट्स में या दोनों इवेंट्स में, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में और का वर्ड एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन में और का वर्ड लाजमी आता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे पता चलता है, दोनों इवेंट्स में कुछ कॉमन नहीं होता है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कैसे पता चलता है, दोनों इवेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा होता है। 1 बार 2 बार 3 मरतबा मेरे ख्याल में ये लेक्चर अगर आप बिलीव में ये सुन लें तो आपको सारी उम्र जो है वो लॉ ऑफ एडिशन कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ये सारा कुछ कर लें स्टूडेंट्स, आपको हैंड आउट्स आपको मिल जाएंगे और बाकी एक्सरसाइज से लॉ ऑफ एडिशन के क्वेश्चन करने की ट्राई करें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इनबॉक्स कर दें या इस चैनल पे जाके वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, टेक केयर।